जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग जो है राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, जिसमें जो तीसरी विधि है यानी व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, हम लोग उसे समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं। पहली विधि है उत्पाद विधि, जिसे वो कहते हैं मूल्य वृद्धि विधि। दूसरी विधि है आय विधि और तीसरी विधि है व्यय विधि। तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं, जिसमें से 2 विधियों का उल्लेख मैंने ऑलरेडी पहले कर रखा है। मैंने आपको बताया है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि उत्पाद विधि द्वारा और आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। आज हम लोग सीखेंगे कि व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है। तीनों विधियों में एक चीज कॉमन है, वो है जीडीपी। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पे सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी को जो परिभाषित किया जाता है, 3 तरीके से परिभाषित किया जाता है। बाजार कीमत पे जो सकल घरेलू उत्पाद है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पे जो सकल घरेलू उत्पाद है, इसे जो 3 तरीके से परिभाषित किया जाता है। पहली जो विधि थी मूल्य वृद्धि विधि, मूल्य वृद्धि विधि। दूसरी जो विधि थी आय विधि, और जो तीसरी विधि है व्यय विधि। इन 3 तरीके से जो इन 3 विधियों द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय का मतलब NNP एट हेक्टर कास्ट। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का मतलब है, मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था, जब भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हमें जो ज्ञात करना रहता है, हमें यही ज्ञात करना रहता है, NNP एट हेक्टर कास्ट, यानी साधन लागत पे जो है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट हेक्टर कास्ट। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय बोलते हैं। हमें जो ज्ञात करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। हमें मालूम क्या है? हमें मालूम है जीडीपी। क्या मालूम है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस की सहायता से हम ज्ञात करेंगे एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। इन तीनों विधियों में, तीनों तरीकों में जो है एक चीज कॉमन है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसी से जो है हम यहां तक पहुंचेंगे। मूल्य वृद्धि विधि, इसमें क्या है कि एक वित्तीय वर्ष में, एक घरेलू अर्थव्यवस्था के या किसी देश की घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में सभी उत्पादकों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर सभी उत्पादकों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि को क्या बोलते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आय विधि में क्या है? परिभाषा थोड़ा सा चेंज है। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर सभी उत्पादकों द्वारा अर्जित आय, सभी उत्पादकों द्वारा अर्जित आय को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एक दूसरी परिभाषा हो गई बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की, दूसरी परिभाषा हो गई। तीसरी परिभाषा व्यय। देखिए, मूल्य वृद्धि किसके द्वारा की जाती है? उत्पादकों द्वारा। आय जो अर्जित कौन करता है? उत्पादक ही आय अर्जित करता है। लेकिन व्यय कौन करता है? व्यय तो उपभोक्ता करते हैं। तो यहाँ पे ये परिभाषा बनेगी कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर सभी उपभोक्ताओं द्वारा किया गया कुल व्यय को बाजार कीमत पर जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं बाजार कीमत पे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बाजार कीमत पे जो सकल घरेलू उत्पाद है, इसे 3 तरीके से परिभाषित किया जाता है। मूल्य वृद्धि विधि में सभी उत्पादकों द्वारा वस्तुओं सेवाओं में जो मूल्य वृद्धि की जाती है, उसका जो मौद्रिक मूल्य है वह हमारा क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। आय विधि में सभी उत्पादकों द्वारा, सभी प्रोड्यूसर द्वारा अर्जित जो आय है उसे हम क्या बोलते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोलते हैं। और व्यय विधि में सभी कंज्यूमर द्वारा, सभी उपभोक्ताओं द्वारा किया गया कुल व्यय, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर सभी उपभोक्ताओं द्वारा किया गया जो कुल व्यय है, उसी को बोला जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीडीपी को हम 3 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं।
और तीनों तरीकों में जो है हम अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं, लेकिन परिभाषा किसकी देते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइस की को ही परिभाषित करते हैं। अगर हम इसको परिभाषित कर दिए, इसको समझ गए, तो इसकी सहायता से जो है एनएनपी एट फैक्टर कास्ट को प्राप्त करना आसान हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की माप। तो अगर परिभाषा कर देनी होगी तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर सभी उपभोक्ताओं द्वारा किया गया कुल व्यय बाजार कीमत पे सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ये हम परिभाषा देंगे। अब इसकी बात समझेंगे कि ये जो व्यय है, जो कुल व्यय है, व्यय या हम कह सकते हैं कुल व्यय, ये जो कुल व्यय है इसको हम लोग समझते हैं। व्यय किनके द्वारा किया जाता है? पहला तो उपभोग व्यय होता है, उपभोक्ताओं द्वारा किया गया व्यय। जितने भी कंज्यूमर है, जितने भी उपभोक्ता हैं, ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं का क्रय करते हैं और अपने लिए उपयोग करते हैं। तो उपभोक्ताओं द्वारा जो किया गया व्यय है उसको हम बोलेंगे कुल व्यय, यानी सी बोलेंगे। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जिसको हम कह सकते हैं सी। प्लस सरकार भी व्यय करती है। सरकार भी विभिन्न योजनाओं पे जो है, विभिन्न लोगों के लिए जो है, देश के लिए, समाज के लिए सरकार भी क्या करती है? कहीं ना कहीं वो भी क्या है? व्यय करती है। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, आवास पे और तमाम तरह की सुविधाएं देने के लिए, निःशुल्क सुविधाएं देने के लिए, पेंशन देने के लिए, छात्रवृत्ति देने के लिए सरकारें भी क्या करती हैं? अच्छा खासा व्यय करती हैं। तो हम उसको लिखते हैं जी, सरकारी व्यय। ये हो गया। सी हो गया उपभोग व्यय, यानी निजी व्यक्तियों द्वारा किया गया व्यय। सी हो गया निजी व्यक्तियों द्वारा किया गया व्यय। जी हो गया सरकार के द्वारा किया गया व्यय। एक व्यय और है जिससे बोलते हैं निवेश व्यय। क्या बोलते हैं? निवेश व्यय बोलते हैं। अब निवेश व्यय जिसे बोलते हैं पूंजी निर्माण। निजी व्यक्ति भी जो क्या है, विभिन्न जगह जो विभिन्न प्रकार की जो है निजी व्यक्ति भी निवेश करता है। जैसे निजी व्यक्ति बैंक में कुछ पैसे निवेश कर देता है एफडी के रूप में जो है, या किसी दूसरी कंपनियों के प्लान को ले लेता है, 10 साल 5 साल के लिए अपने पैसे को क्या करता है? फिक्स कर देता है। तो जो निवेश व्यय है निजी व्यक्तियों द्वारा भी किया जाता है, सरकार द्वारा भी व्यय किया जाता है। सरकार भी जो कई जगह अपने पैसे को लगाती है। तो निवेश जो है निजी व्यक्ति द्वारा भी किया जाता है और सरकार के द्वारा भी किया जाता है। तो यहाँ पे जो आई है ये निवेश व्यय है। ये निजी और सरकार दोनों के द्वारा किया गया निवेश व्यय है। 3 तरह के व्यय हो गए। एक व्यय और है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब भारत देश जो है आयात करता है, क्या करता है? आयात। सपोज कीजिए हम पहले ये ले लेते हैं, आयात को ही ले लेते हैं। आयात मान लेते हैं कि भारत सरकार क्या करता है? 8 करोड़ का आयात करता है। वस्तुओं सेवाओं पर अगर हम बात करें 8 करोड़, हमने 8 करोड़ का क्या किया? आयात किया। जब हम आयात करते हैं तो हमें उस पर जो है भुगतान करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। यानी 8 करोड़ रुपया ये बाहर चला गया। और मान लीजिए हम निर्यात करते हैं। क्या करते हैं? निर्यात। आयात को इंपोर्ट बोलते हैं, यानी ये हो गया हमारा, यम हो गया निर्यात करते। मान लीजिए हमने 5 करोड़ का क्या किया? निर्यात किया, यानी ये एक्सपोर्ट हो गया। निर्यात से हमें जो है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। आयात से विदेशी मुद्रा बाहर चली जाती है और निर्यात से विदेशी मुद्रा अंदर आ जाती है, हमारे देश में जाती है। हमने 5 करोड़ का क्या किया? निर्यात किया। अगर देखा जाए एक्स माइनस एम, तो हमारा एक्सपोर्ट कितना है? 5 करोड़ का। इंपोर्ट कितना है? 8 करोड़ का। कितना आ गया? -3 करोड़। यानी 3 करोड़ का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया, घाटा हो गया। हमने निर्यात करके 5 करोड़ कमाया, लेकिन आयात करके हमने 8 करोड़ गवा दिया। यानी 3 करोड़ का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया, घाटा हो गया। यानी 3 करोड़ हमने एक्स्ट्रा व्यय कर दिया। तो यानी एक्स माइनस एम कितना हुआ? -3 करोड़। यही है प्लस एक्स माइनस एम। यानी जो है यहाँ पे एक्स माइनस एम का मान कितना है? -3 करोड़। ये भी एक प्रकार का क्या है? व्यय है। तो 4 प्रकार की व्यय यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एक सी है उपभोग व्यय, यानी निजी व्यक्तियों द्वारा किया गया व्यय। एक जी है सरकार के द्वारा किया गया व्यय। और एक आई है निजी व्यक्ति और सरकार के द्वारा किया गया निवेश व्यय। और चौथा है एक्स माइनस एम। ये 4 प्रकार के व्यय है। इन चारों प्रकार के व्यय को जब जोड़ दिया जाता है, जब इसको जोड़ दिया जाता है तो इसी को कहा जाता है जीडीपी एट
मार्केट प्राइस इसी को कहा जाता है। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर सभी उपभोक्ताओं द्वारा किया गया कुल व्यय को बाजार कीमत पे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के व्यय हैं। 4 प्रकार के व्ययों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, जिसे हम बोलेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जब हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल गया तो इससे जो है एनएनपी एट फैक्टर कास्ट को प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए अब हम क्या करते हैं, पहला स्टेप पकड़ते हैं। स्टेप 1 पकड़ लीजिए, क्या है, जीडीपी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या करना है, हमको लाना है एनएनपी एट फैक्टर, हमें ये लाना है। लेकिन यहाँ पे ग्रास है और यहाँ पे नेट है, यहाँ पे सकल है और यहाँ पे शुद्ध, यानी जी की जगह एन है। तो सकल को शुद्ध भी अगर जब बदला जाता है तो कैसे बदलते हैं, हम यूज करते हैं मूल्य ह्रास को यूज करते हैं। जब सकल में से मूल्य ह्रास को निकाल दिया जाता है तो जो मिलता है उसे हम बोलते हैं शुद्ध या नेट बोलते हैं, यानी जी एन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसमें से निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास किसे कहते हैं, मैंने जो है पिछले वीडियो में आपको अच्छी तरह से बताया है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से जैसे ही मूल्य ह्रास निकालते हैं, ये जी है एन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एन में। बाकी चीजें सेम रहेगी, हो जाएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। चलिए एन मिल गया, एन मिल गया। अब अगला स्टेप पकड़ते हैं। यहाँ पे डी है और यहाँ पे एन है, डी और यहाँ पे क्या है, एन है। डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, घरेलू, और एन का मतलब होता है नेशनल यानी राष्ट्रीय। डोमेस्टिक को राष्ट्रीय में बदलना है, डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे बदलते हैं, मैंने आपको बताया था, एनएफआईओ को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, एनएफआईओ को जोड़ते हैं। तो अब इसको पकड़ लेते हैं, ये स्टेप आते हैं। स्टेप 2 क्या मिला हमें, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अब हम क्या करेंगे, इसमें एनएफआईए जोड़ देंगे, एनएफआईए जोड़ देंगे। अब एनएफआईए क्या होता है, इसे मैंने आपको जो अच्छी तरह से पिछले वीडियो में बताया था। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, शीर्ष विश्व से प्राप्त शुद्ध साधन आय को बोलते हैं एनएफआईए बोलते हैं। जब इस शुद्ध साधन आय को हम इसमें जोड़ देते हैं, डोमेस्टिक में जोड़ देते हैं, तो ये डोमेस्टिक नेशनल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी डी एन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एन ही रहेगा। अब इस डी की जगह क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, यानी हो जाएगा एन पी एट मार्केट प्राइस। हम देख रहे हैं हमको एन मिल गया, एन मिल गया, एन मिल गया, एन मिल गया, पी मिल गया, पी मिल गया, 3 चीजें मिल गई। लेकिन अभी एक अंतर और है, यहाँ पे फैक्टर कास्ट है और यहाँ पे क्या है, मार्केट प्राइस है। चलिए इस स्टेप को फिर पकड़ लीजिए। स्टेप 3, स्टेप 3 आ जाएंगे एनएनपी एट मार्केट प्राइस। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एनएनपी एट फैक्टर कास्ट चाहिए, यही हमें चाहिए। देखिए ये मार्केट प्राइस है, ये फैक्टर कास्ट है, ये बाजार कीमत है और ये साधन लागत कीमत है। तो जो बाजार कीमत पे जो मूल्य होता है, बाजार कीमत पे जो मूल्य होता है उसमें टैक्स शामिल होता है। क्या होता है, टैक्स शामिल होता है। हम क्या करेंगे, अगर उस टैक्स को निकाल देंगे तो कितनी साधन लागत कीमत है ये हमें पता चल जाता है। तो हम इसमें से टैक्स निकाल देंगे, यानी एनआईटी निकाल देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जिसको बोलते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी क्या है, एनएफआईए क्या है, मूल्य ह्रास क्या है, ये मैंने जो पिछले वीडियो में अच्छी तरह से बताया हुआ है। जैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल देते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकाल देते हैं, तो ये जो मार्केट प्राइस है ये फैक्टर कास्ट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी हमको मिल जाता है एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। इसी को बोला जाता है राष्ट्रीय आय, इसी को बोला जाता है राष्ट्रीय आय। तो निकल गया राष्ट्रीय आय, व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय निकल गया। चलिए इसी को जो एक बार हम दूसरे तरीके से फिर से समझते हैं। पहले हम इसको एज करते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? चलिए, व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की माप।
इस विधि के अनुसार एक लेखा वर्ष के दौरान यानी एक वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने पर किए गए व्यय के रूप में राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। यानी वस्तु सेवाओं पे को खरीदने में जो हम व्यय करते हैं उसी की बात कर रहे हैं। फिर से एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंदर सभी उपभोक्ताओं द्वारा किया गया चार प्रकार के व्ययों का बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का मौद्रिक मूल्य प्राप्त किया जाता है। यानी जो चार प्रकार के व्यय हैं सभी उपभोक्ताओं द्वारा चार प्रकार का एक व्यय है जिसको जोड़ दिया जाता है तो जो हमको मिलता है जिसे हम बोलते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। वो चार प्रकार के व्यय कौन कौन से हैं? पहला है निजी अंतिम उपभोग मूल्य, यानी निजी व्यक्तियों द्वारा जो है अंतिम वस्तुओं सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है उस व्यय का भी तो एक मूल्य होता है। जैसे हम अगर 100 रुपये का सामान अगर खरीदते हैं तो 100 रुपया व्यय करते हैं। 100 रुपया व्यय करने का मतलब है कि हमने जो 100 रुपये का मूल्य चुकाया। वस्तु का मूल्य कितना था? 100 रुपया। व्यय कितना हुआ? 100 रुपया हुआ। तो निजी अंतिम उपभोग मूल्य यानी सी, यही है उपभोग व्यय जिसे कहते हैं, निजी व्यक्तियों द्वारा किया गया व्यय, उपभोग व्यय। सरकारी अंतिम उपभोग मूल्य, सरकार के द्वारा किया गया व्यय, सरकार भी व्यय करती है तो सरकार भी अंतिम वस्तुओं सेवाओं पर जो व्यय करती है उसका भी एक मूल्य होता है, वही यहाँ पे लिखा गया है उपभोग मूल्य, यानी ये जी है। अब आते हैं निवेश। सकल घरेलू पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण का मतलब होता है निवेश ही होता है जिसे बोलते हैं निवेश व्यय यानी आई। शुद्ध निर्यात एक्स माइनस एम जिसे मैंने अभी आपको बताया, यानी सी जी आई एक्स माइनस एम सबको जोड़ दीजिए तो सभी को यहाँ पे जोड़ा गया है, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम सबको जोड़ा गया है। सबको जब जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। वही चीज यहाँ पे भी है। अब इस जीडीपी में से क्या करेंगे? इस जीडीपी में से मूल ह्रास निकाल देंगे। जैसे जीडीपी में से मूल ह्रास निकालेंगे जी जो है एन में कन्वर्ट हो जाएगा यानी एन हो जाएगा, यानी हमको मिल गया एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अब इस एनडीपी में से जो है यहाँ पे एनआईटी निकाला गया है, हम एनआईटी के बजाय पहले एनएफआईए भी कर सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा आप पहले कर सकते हैं। चलिए हमने पहले एनआईटी किया हुआ है। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे टैक्स निकालेंगे ये जो मार्केट प्राइस है ये जो है फैक्टर कास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से हमने एनआईटी निकाला है तो मार्केट प्राइस किस में कन्वर्ट हो गया है? फैक्टर कास्ट में कन्वर्ट हो गया है, यानी एनडीपी एट फैक्टर कास्ट हमें मिल गया। अब फिर इसको हम पकड़ लेंगे एनडीपी एट फैक्टर कास्ट, एनडीपी एट फैक्टर कास्ट, इसमें हम जोड़ देंगे एनएफआईए को जोड़ देंगे तो ये जो डोमेस्टिक है ये नेशनल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा एनएफपी एट फैक्टर कास्ट जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय आय। तो ये हुआ व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की माप। कुछ सावधानियां हम लोग इसे भी देखते हैं, किसे शामिल करते हैं किसे नहीं। केवल अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। अंतिम कंज्यूमर, अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जो व्यय किया जाता है उसी को बोलते हैं, उसी को जो है राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है जिसे अंतिम व्यय बोलते हैं। इसके अलावा मध्यवर्ती वस्तुओं पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। हमने इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बताया है आप लोगों को। तो जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, डबल काउंटिंग से बचने के लिए जो है, दोहरी गणना से बचने के लिए जो है, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अंतिम वस्तुओं सेवाओं पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तीसरा, सरकार द्वारा किया गया हस्तांतरण व्यय को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। सरकार जो लोगों को आर्थिक जो मदद देती है, जो छात्रवृत्ति देती है, जो पेंशन देती है, इसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये गैर अर्जित आय है, बिना किए ही मिल जाता है। तो एक ऐसी आय जो बिना किए ही, बिना काम किए ही मिल जाए, इसको बोलते हैं गैर अर्जित आय, और गैर अर्जित आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, अर्जित आय को शामिल किया जाता है। यानी जब हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं और उस काम के बदले जब हमें पैसा मिलता है तो उसे बोलते हैं अर्जित आय। तो अर्जित आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। लेकिन जब जो बिना काम के ही पैसा मिल जाए, बेरोजगारी भत्ता मिल जाए, बिना काम का ही मिल जाए, पेंशन मिल जाए, छात्रवृत्ति मिल जाए, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं जो बिना काम को बिना के बदले मिल जाती हैं, इसे बोलते हैं गैर अर्जित आय। और या इसको बोलते हैं हस्तांतरण भुगतान भी बोलते हैं, हस्तांतरण आय भी बोलते हैं, या हस्तांतरण व्यय भी बोलते हैं। तो इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। चौथा, पुरानी वस्तुओं पर किए गए व्यय। आप सेकेंड हैंड की कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर जो आप व्यय करते हैं उसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसे पहली बार खरीदा जाता है तो उसे राष्ट्रीय आय में ऑलरेडी शामिल कर लिया जाता है। लेकिन जब उसी वस्तु को दोबारा तीबारा बार बार खरीद करके बेचा जाता है तब उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा शेयर तथा बांडों पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल
नहीं करना चाहिए। तो शेयर और बॉन्ड पर जो व्यय किया जाता है उसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। पुरानी वस्तुओं पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। हस्तांतरण व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो है, जो अर्जित आय होती है, जो अर्न्ड इनकम होती है, उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ब्लैक मनी को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये हमारा रहा व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की माप। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।